हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नैनश्री। आज की इस क्लास में मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर कराने वाली हूँ, जिसमें आपको जनवरी टू जून तक का करंट अफेयर्स देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर कराऊंगी, जो कि आपको पार्ट्स में मिलेगा। सो ये हमारा आज जनवरी टू जून करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। इसी तरीके से आपको जनवरी टू जून तक का करंट अफेयर्स का पार्ट्स में ही करंट अफेयर्स मिलेगा। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत मोटिवेशनल कोट्स के साथ करना चाहूंगी। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। कामयाब इंसान बनना है जो कि दुनिया के फैसलों को बदलता है, या फिर आपको कमजोर इंसान बनना है जो कि हमेशा से क्या करता है, दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देता है। सो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस मजेदार क्लास की। लेकिन इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वीडियो व्हाइट बोर्ड पर है तो आपको कोई पिक्चर नहीं दिया जाएगा, आपको कोई डायग्राम नहीं मिलेगा, आपको कोई मैप नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नैनश्री क्लासेस है। आपको जहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट्स होंगे वहाँ पर उनका पिक्चर भी दिया जाएगा, वहाँ पर आपको मैप भी दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जो भी चीज़ की जरूरत होगी सारी चीज़ें आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर दी जाएंगी। सो आइए शुरुआत करते हैं। फाइनली सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन सा देश आपका शीर्ष पर रहा है 2023 में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जा रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? जब भी कोई इंडेक्स आपका रिलीज किया जाता है, इंडेक्स से रिलेटेड आपसे एक तो शीर्ष पूछा जाता है, दूसरा अंतिम पूछ लिया जाता है, तीसरा आपसे ये पूछा जाता है हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग कौन सी रही है। साथ ही साथ आपसे जारीकर्ता भी पूछ लिया जाते हैं। कई बार आपसे इस इंडेक्स का जो आपका है वो ये पूछ लिया जाता है कौन से नंबर का है, लेकिन ये बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसके बारे में 1 बाय 1 करके सारी चीजें जानेंगे। पेशेंस के साथ आप सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में शीर्ष पर जो आपका स्थान रहा है वो फिनलैंड का रहा है। करंट अफेयर्स को याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको पूरे एफर्ट्स दिखाना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? फिनलैंड रहा है। अब एक और बात आपको जाननी चाहिए यहाँ पर, फिनलैंड 5वीं बार शीर्ष पर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कोई कंट्री 5वीं बार आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फिनलैंड 5वीं बार शीर्ष पर रहा है, 5वीं बार शीर्ष पर रहा है, ठीक है। ये आपका 5वीं बार शीर्ष पर रहने वाला आपका देश बन चुका है फिनलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? फिनलैंड है। 5वीं बार आपका फिनलैंड जो है आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। ये तो आपने जान लिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा रहा है। अब अगर हम बात करें कि अंतिम पर कौन सा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि आपका अंतिम पर या तो पाकिस्तान होगा या फिर अफगानिस्तान होगा। गैस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर अफगानिस्तान आपका सबसे अंतिम पर है। ये भी आपको याद रखना है कि जो अंतिम स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो अफगानिस्तान का है। किसका है? अफगानिस्तान। ठीक, याद रखेंगे आप लोग कि अंतिम पर कौन रहा है। तो अंतिम पर जो आपका देश रहा है वो आपका अफगानिस्तान रहा है। इसके बाद मैंने बोला था कि हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग जरूर पूछी जाती है। याद रखिएगा हमारे प्यारे भारत की जो रैंकिंग रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, प्यारे भारत की रैंकिंग रही है 126वां जो स्थान है वो हमारे प्यारे भारत का है। तीसरा आपसे जो पूछा जाता है वो जारीकर्ता पूछ लिए जाते हैं कि आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि कोई भी इंडेक्स हो, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंडेक्स होता है तो उसके जारीकर्ता जरूर पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इनके जारीकर्ता कौन है? तो इनके जारीकर्ता जो होते हैं वो आपके SDSN होते हैं। कौन होते हैं? SDSN। अब SDSN का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। SDSN कौन है? SDSN है, ठीक। अब SDSN का फुल फॉर्म होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। आपको यहाँ पर नोट जरूर करना है इसको। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, अभी आपको समझ आ चुका होगा, या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं SDSN। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। अब मैं हट जाती हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए SDSN का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क।
देखिए आप लोगों ने एसडी का फुल फॉर्म तो बहुत बार पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसे में आपको याद रखना है सॉल्यूशंस नेटवर्क। सो हमने क्या पढ़ा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किस चीज पर कौन सा देश रहा है, आपका आंसर होगा फिनलैंड। दूसरा आपने पढ़ा है अंतिम पर कौन रहा है, पता ही होगा, अफगानिस्तान रहा है, ठीक है। फिर मैं बात करूं हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग कौन सी रही, हमारा प्यारा भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया कि इसके जारीकर्ता कौन है, आपको यहाँ पर जारीकर्ता याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जारीकर्ता। जारीकर्ता मतलब किसके द्वारा ये आपका रिलीज किया गया, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारी बात फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड आप सभी को पता होगा कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है। फिनलैंड की कैपिटल है आपकी हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। आपका फिनलैंड जो है, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। नेक्स्ट आपसे यहाँ की मुद्रा पूछी जाती है, तो मुद्रा भी आप लोगों को याद रखना है। वैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें मैक्सिमम की तो यूरो ही है, तो आपको याद रखना है मुद्रा क्या है फिनलैंड की। फिनलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले शायद एक न्यू अपॉइंटमेंट करके एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। कमेंट करके सभी लोगों को बताना है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। वैसे तो मैं बता रही हूँ, उसी से पता चलेगा आप लोग पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते। फिनलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो पेट्री ऑर्पो बने हैं। कौन बने हैं, पेट्री ऑर्पो। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है कि पेट्री ऑर्पो क्या बने हैं। तो यहाँ के जो नए PM है वो पेट्री ऑर्पो बने हैं। कौन, पेट्री ऑर्पो, ठीक। ये इतनी चीजें आप लोगों को फिनलैंड के बारे में याद रखना है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है, याद रखिएगा यूरो। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं, तो पेट्री ऑर्पो बने हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। पहला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं। याद रखिएगा, भारत के नए DCGI यानी कि औषधि महानियंत्रक आपके राजीव कुमार रघुवंशी जी बने। कौन बने हैं, राजीव कुमार रघुवंशी जी बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं ये एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, और आप यकीन करिए कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारे नए DCGI बने हैं वो हमारे कौन बने हैं, राजीव कुमार रघुवंशी जी बने हैं। न्यू अपॉइंटमेंट में मैंने इनको आपको नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं DCGI की, तो थोड़ा सा DCGI के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, अभी आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, DCGI की। DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। याद रखिएगा DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है DCGI का फुल फॉर्म, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं DCGI की स्थापना कब हुई थी, तो DCGI की स्थापना आप लोगों को याद रखना है। DCGI की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 14 अगस्त 2019 को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए 2019 में ही आपका इनकी स्थापना हुई है, सो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। याद रखिएगा DCGI जो है, DCGI हमारे नए कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है राजीव कुमार रघुवंशी जी बने हैं। नेक्स्ट मैंने बताया DCGI का फुल फॉर्म ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई, 14 अगस्त 2019 को इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। PIB के नए प्रधान महानिदेशक जो बने हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। सो याद रखिएगा कि जो PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके राजेश मल्होत्रा जी बने हैं। कौन? राजेश मल्होत्रा जी बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीआईबी के महानिदेशक राजीव मल्होत्रा। डीसीजीआई के आपको यहाँ पर बताना था, डीसीजीआई के नए आपके जो नियंत्रक है वो कौन बने थे? तो वो बने थे आपके राजीव कुमार रघुवंशी। यहाँ पर आपने 2 न्यू अपॉइंटमेंट्स देखे हैं, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं पीआईबी की थोड़ी सी चर्चा करती हूँ कि एक्चुअल में पीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ठीक है, आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर चीजें लिखती हूँ, मिटाती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोगों का थोड़ा टाइम बच सकता है। आप लोग को पता होगा यूट्यूब में एक सेटिंग होती है एडवांस्ड करके, है ना, तो वहां से जाके आप जो वीडियो है इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो आप वहां पर 1.25 की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ा जरूर लीजिएगा, उससे आपको फायदा होगा। ठीक, हम यहाँ पर बात करने वाले थे आपके बेसिकली किसकी, हम बात करने वाले थे पीआईबी की, जिसमें आपके जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके राजेश मल्होत्रा जी बने हैं। कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा जी बने हैं। पीआईबी, पीआईबी का फुल फॉर्म होता है आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये आपके पीआईबी का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक, अब मैं बात करूं पीआईबी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा पीआईबी की जो स्थापना है ये आपकी हुई थी 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है पीआईबी के? तो ये आपके न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। सो पीआईबी के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि पीआईबी के नए महानिदेशक आपके कौन बने हैं, तो याद रखिएगा कि इनके नए महानिदेशक आपके राजेश मल्होत्रा जी बने हैं। और पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिनकी स्थापना 1919 में हुई थी और इनके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। सो पीआईबी के बारे में इतनी चीजें आप लोगों को याद हुई। ठीक, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है ये वाला कि नाटो का 31वां आपका जो सदस्य देश है वो कौन बना है। नाटो का 31वां जो सदस्य देश है, क्योंकि आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर था, वही बना है। कौन बना है? फिनलैंड बना है। सो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि नाटो जो है इनका जो 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड को बनाया गया है। किसको? फिनलैंड को बनाया गया है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। फिनलैंड के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो वो भी आपने देखा, पैट्री ऑर्पो को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नाटो की। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। नाटो के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सो आइए नाटो के बारे में भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में नाटो है क्या, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इनकी स्थापना कब हुई थी, एंड जो भी आपकी चीजें नाटो से संबंधित हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो। ठीक है, यहाँ पर नाटो के बारे में जानते हैं हम। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे आप लोग, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं नाटो की स्थापना की, तो नाटो की जो स्थापना है ये आपकी हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं आपके ब्रुसेल्स में। आपको इनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में आपको इनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाटो के बारे में। नाटो जो है इनका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इनकी कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में देखने को मिलते हैं। एक हिंदी में इनको क्या कहते हैं ये भी याद रखना है। हिंदी में इनको कहते हैं, नॉर्थ का मतलब है उत्तरी, अटलांटिक ट्रीटी यानी कि संधि, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका संगठन होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम हिंदी में? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये इनका क्या हो गया? हिंदी में नाम हो गया।
देखिए आपको दोनों याद रखना है कि आपका जो नाटो है इनका इंग्लिश में नाम क्या है, हिंदी में नाम क्या है, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी एंड इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नाटो के महासचिव के बारे में। नाटो के महासचिव भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। नाटो के जो महासचिव हैं वो वर्तमान में कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। कौन है, स्टोल्टेनबर्ग है। इनका नाम आप सभी को पढ़ के बताना है, लिख के बताना है, ठीक है। सबको कमेंट बॉक्स में छापना है इनका नाम, जो कि है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। इसको अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मैंने इसको इसलिए छोड़ा है बिकॉज मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगी कि जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स में आपका जो इंडेक्स है ये किस बेसिस पर आपका बेसिकली दिया जाता है, रिलीज किया जाता है। ऐसा क्या शामिल किया जाता है जिससे हम मानेंगे कि कोई कंट्री आपकी सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्री होगी, है ना। सो ये आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी बाद में, ठीक। लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी 2023 आईफा 2023 के नाम से जिसको आप जानते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है। सो आप सभी के फेवरेट होंगे ऋतिक रोशन जी ने आपका जो है आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ आपके अभिनेता का पुरस्कार जीता है। देखिए आईफा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आईफा की बात करूं तो पहले तो मैं इसको हटा देती हूं। आईफा से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। आईफा 2023 सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ही पूछ लिया जाता है। क्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ऋतिक रोशन जी हैं, तो मैं रोशन जी लिख देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ऋतिक रोशन जी बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं ये आपकी कौन बनी है, ये बनी है आलिया भट्ट बनी है। कौन बनी है, आलिया भट्ट, आलिया नहीं है, आलिया है, अगर देख लिया वीडियो तो पिट जाएंगे हम, आलिया भट्ट, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ऋतिक रोशन। कौन सी मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो इनकी मूवी को याद रखिएगा, विक्रम वेधा। कौन सी है, विक्रम वेधा मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है दिया गया है, आईफा 2023 दिया गया है। नेक्स्ट मैंने कहा अभिनेत्री कौन है, तो अभिनेत्री बनी है आपकी आलिया भट्ट बनी है, और इनकी जो मूवी है इसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। क्या नाम है, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इनकी मूवी का भी नाम याद रख लीजिएगा, किस मूवी के लिए मिला है, कई बार मूवी पूछ लिया जाता है, गंगूबाई काठियावाड़ी, काठियावाड़ी, ठीक है। इस मूवी का नाम एक बार चेक कर लीजिएगा बिकॉज मुझे इतना मूवीज पर जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी आलिया भट्ट बनी है। किस मूवी के लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। ये हो गए अभिनेता, ये हो गए अभिनेत्री। अब आपसे और क्या पूछ लिया जाता है, अब आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक। क्या पूछा जाता है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक। मेरे पास तो जगह ही नहीं है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व जो गायक हैं ये कौन बने हैं, तो यहाँ पर आपको गायक में याद रखना है अरिजीत सिंह। अब आप लिखिए, मैं बोलती हूँ। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है वो कौन बने हैं, अरिजीत सिंह बने हैं। एंड आपकी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका कौन बनी है, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल बनी है। कौन बनी है, श्रेया घोषाल जी बनी है। एक और आपसे पूछा जाता है निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ आपका जो निर्देशक है वो कौन बने हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आर माधवन जी को दिया गया है। किसको, आर माधवन जी को। सो हमने आईफा 2023 के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने आईफा 2023 के बारे में सबसे पहले पढ़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने, ऋतिक रोशन। किस मूवी के लिए, विक्रम वेधा के लिए। अभिनेत्री आलिया भट्ट, किस मूवी के लिए, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। फिर मैंने आपको बताया सर्वश्रेष्ठ आपके जो पार्श्व गायिका बनी है वो कौन बनी है, श्रेया घोषाल बनी है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह बने हैं। एंड मैंने आपको बताया सर्वश्रेष्ठ आपके निर्देशक कौन बने, आर माधवन जी बने हैं, ठीक है। सो इतनी चीजें आप लोगों ने देखी हैं अभी तक आईफा 2023 के बारे में। आई विश आपको आईफा से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अभी तक एग्जाम में, वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं अभी। चलिए, मान के चलिए कि अगर ये क्लास लाइव क्लास होती तो कितना अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत मजा आता। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती है ना जिनको आप जब तक आपके पास पर्सनल कुछ नहीं हो तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पास अभी पर्सनल कुछ ऐसा है नहीं जिस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, बट उसका मजा ही कुछ अलग होता है। जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पूरी हो चुकी है। जो मेहनत की जाती है एक वीडियो के पीछे, बहुत मेहनत की जाती है। पहले इसको कंटेंट को कलेक्ट करना, बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। देखिए पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, बट उस पढ़ाने के साथ आपके पास
एक्सप्लेन करने का तरीका भी होना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा तो आपका कंटेंट भी किसी काम का नहीं है। तो वो कंटेंट ऐसा भी होना चाहिए जो एग्जाम में आता हो, अदरवाइज क्या मतलब ऐसे कंटेंट का भी, तो वो छांटना पड़ता है। उसके बाद पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद पूरे वीडियो को शूट करना पड़ता है, फिर उसके बाद होता है एडिटिंग वाला पार्ट, उसके बाद आप सब तक वो वीडियो पहुंचता है। बहुत टाइम लगता है उतने में। बार बार आप लोगों से इसीलिए बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करें इतनी मेहनत को देखते हुए। देखिए, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों कहती हूँ, आज मैं रीजन बताती हूँ। अभी तक रीजन मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया कि वीडियो को लाइक करने से एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, यहाँ पर आप लोग मेरे से वर्चुअली कनेक्टेड हैं, किसी को मैं फिजिकली तो जानती नहीं हूँ कि ये पर्सन है या फिर मेरा स्टूडेंट ये है या फिर ये है। मैं आप लोगों को सिर्फ वर्चुअली जानती हूँ, या फिर जो कमेंट करते हैं उन लोगों का मुझे थोड़ा बहुत नाम याद है। अब यहाँ पर अगर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में होता क्या है कि हम लोग मतलब किसी दोस्त को सजेस्ट कर देते हैं, आप उस कोचिंग क्लासेस में चले जाइएगा, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जब कोई यूट्यूब चैनल होता है तो वहां पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हम एक बच्चे से दूसरे बच्चे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, नहीं है ना। तो यहाँ पर फिर काम आता है आप लोगों का जो एक लाइक है, वो कैसे काम करता है मैं बताती हूँ। जैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, अगर उस वीडियो पर लाइक अच्छे होते हैं, जिस हिसाब से व्यूज हैं उस रेशियो में अगर लाइक अच्छे पड़ते हैं तो वो वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक सजेस्ट होता है। अगर कोई वीडियो कितना भी अच्छा है, उस पर अगर लाइक कम है या फिर उसको बहुत कम समय तक देखा गया है, तो वो वीडियो यूट्यूब फिर और अदर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं सेंड करता है, उनको रिकमेंड नहीं करता है। जब वो रिकमेंड ही नहीं करेगा तो ये जो वीडियो है वो आगे तक जाता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको हर एक टीचर बोलता होगा यूट्यूब पर जो मेहनत करता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का रीजन यही होता है, एंड आई विश अब आप समझ गए होंगे और अब आपसे आगे से ध्यान देंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपके कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपसे पूछा गया है, कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी आपके कौन बने? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। अभी तक आपने 3 अपॉइंटमेंट इस वीडियो में पढ़े हैं, अभी 1-2 और मिलेंगे आपको। अब आपको यहाँ पर फिर से मेरे साथ रिपीट करना है। पहला अपॉइंटमेंट क्या पढ़ा था आपने? DCGI पढ़े थे। तो DCGI में आपने देखा राजीव कुमार रघुवंशी जी बने हैं। नेक्स्ट आपने देखा था PIB के महानिदेशक जो कि आपके राजेश मल्होत्रा जी बने हैं। तीसरा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है किसके बारे में? CBC के बारे में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को आपका यहाँ पर चुना गया है। किसको? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को चुना गया है। अगर मैं बात करूं CBC की, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है? फुल फॉर्म इनका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, ठीक। अगर मैं बात करूं CVC की स्थापना की, तो CVC की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, CVC की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। एंड CVC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो CVC के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CVC की अगर बात की जाए तो CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्या कहते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं। एंड इनकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। CVC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो CVC के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं हटाती नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इन सारी चीजों को, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपसे कि 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? दामोदर मावजी को आपका जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया। एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो इस पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बस इसमें से भी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें है आपका ये वाला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा ही जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, सरस्वती सम्मान हुआ, व्यास सम्मान हुआ, पूछा ही जाता है आपसे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो कि आपका क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ आपकी जो न्यास है इनके द्वारा दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। याद रखिएगा, भारतीय, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, न्यास
ज्ञानपीठ तो लिखा ही नहीं मैंने, ज्ञानपीठ न्यास, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? आपका ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है ये? 57वां है, नंबर भी आपको याद रखना है, 57वां है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके दामोदर मावजी को दिया गया है। किसको? दामोदर मावजी को। अगर मैं दामोदर मावजी की बात करूं तो ये कोंकणी उपन्यासकार है। कौन है? कोंकणी उपन्यासकार है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन है? कोंकणी उपन्यासकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे दामोदर मावजी के बारे में। ये गोवा के आपके जो है उपन्यासकार हैं, पटकथा लेखक हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ये कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मावजी, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल की बात की जा रही है कि टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता है। उससे पहले हम टाटा आईपीएल के बारे में तो जान लें कि टाटा आईपीएल हमारा कहाँ पर आयोजित किया गया, कौन सा इसका संस्करण था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टाटा आईपीएल जो इस बार आयोजित हुआ है, ये आपका 16वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का। इसका जो आयोजन है ये हमारे प्यारे भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? प्यारे भारत में हुआ है, इस चीज को आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करती हूँ कि यहाँ पर आपका जो खिताब है टाटा आईपीएल का, वो किसने जीता है? तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि टाटा आईपीएल का जो खिताब है वो इस बार किसने जीता है? 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ठीक, अब यहाँ पर आपने विजेता तो पढ़ लिया, एग्जाम वाला ना बहुत टेढ़ी खोपड़ी का होता है, वो विजेता पूछ लेता है, जो कि हम पढ़ के नहीं जाते हैं वही पूछता है। उप विजेता आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, उप विजेता। उप विजेता कौन रहे हैं? तो उप विजेता रहे हैं आपके गुजरात टाइटंस। कौन रहे? गुजरात टाइटंस, ठीक है, याद रखेंगे। गुजरात टाइटंस आपके क्या रहे हैं? इस बार उप विजेता रहे हैं। एंड विजेता कौन रहे? चेन्नई सुपर किंग्स रहे हैं। इसके बाद बात आती है पर्पल कैप एंड आपका ऑरेंज कैप के बारे में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, पर्पल कैप किसको देंगे, ऑरेंज कैप किसको देंगे? आज ये जो डाउट है ना, आपको मैं क्लियर करके रहूंगी। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि पर्पल कैप किसको दिया जाता है एंड ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? शुभमन गिल जी को दिया गया है। कैसे याद रखेंगे कि आपका जो ऑरेंज कैप है ये सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है या सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है? कैसे याद करें? यही आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा। यहाँ देखिए ऑरेंज, यहाँ रा दिख रहा है ना आपको, ऑरेंज में आपको रा दिखा। अब इस रा से आपको याद रखना है कि सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है। इस ऑरेंज में छुपी है रा को आपको पहचानना है और इस रा से आपको याद रखना है क्या? रन। और इस रन से आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक रन बनाने वाला आपका खिलाड़ी होता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, जो कि शुभमन गिल जी को दिया गया है। अब बचा हुआ क्या है? सर्वाधिक विकेट लेने वाला, तो वो हम पर्पल कैप को दे देंगे। ठीक है, तो अब आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऑरेंज कैप हम किसको देते हैं, पर्पल कैप किसको देते हैं। ठीक है, पर्पल कैप किसको देंगे? पर्पल कैप हम सर्वाधिक विकेट लेने वाले को देते हैं, जो कि मोहम्मद शमी को मिला है। किसको? मोहम्मद शमी को मिला है। अब मैं फिर से बात करती हूँ टाटा आईपीएल 2023 के बारे में। टाटा आईपीएल 2023 का कौन सा इस बार संस्करण था? 16वां था। फिर मैंने आपसे बात कही है कि टाटा आईपीएल में आपका जो ये आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हमारे प्यारे भारत में हुआ है। विजेता कौन रहे? चेन्नई सुपर किंग्स रहे। उप विजेता कौन रहे? गुजरात टाइटंस रहे। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप के बारे में। ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को एंड पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को। अब आप लोगों को 1 मिनट देना होगा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक, इतना चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, यूएनडीपी के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? किसके? यूएनडीपी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है पर्यावरण में आपसे यूएनडीपी के बारे में, तो अब आपको छोड़ के थोड़ी आना है। जब पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से ही पढ़ेंगे, है ना। आइए देखते हैं यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी के नए उप प्रमुख या और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? याद रखिएगा, जू हाओलियांग। कौन बने हैं? जू हाओलियांग। इनका नाम बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जू हाओलियांग यूएनडीपी के नए उप प्रमुख या एसोसिएट प्रशासक बने हैं।
अब आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं ललितपुर से हूँ तो वहाँ पर जो आपका ललितपुर है, मतलब मेरा जो ललितपुर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है, जब यहाँ पर चर्चा हो ही चुकी है कि मैं कहाँ से हूँ एंड किस क्षेत्र से हूँ, आपको बताना है बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी के कितने जिले आते हैं। नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। जिस भी स्टूडेंट ने नाम छापा मैं अगले वीडियो में उसको अनाउंस करूंगी। चलिए, आप सभी के लिए चैलेंज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, तो वहां पर पता है अगर आपको किसी बात को यस बोलना है, हाँ बोलना है, तो वहां पर हाउ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउ बोला जाता है। जैसे बोलना है कि आप खाना खाओगे तो हाउ, मतलब हाँ, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस कहते हैं। तो बुंदेलखंड में इसको हाउ बोला जाता है। अब इस हाउ से याद रखना है, ये आपके यूएनडीपी की नए उप प्रमुख या एसोसिएट प्रशासक बने हैं। कौन? हाउ बने हैं। बस इतना ही याद रखिए, लीजिएगा आप लोग कि यूएनडीपी के नए उप प्रमुख कौन बने? हाउ। इतना याद है ना, बहुत है आप सबके लिए। अब हम बात करते हैं यूएनडीपी की। आइए देखते हैं यूएनडीपी के बारे में। किसके बारे में? यूएनडीपी। यूएन, ठीक। यूएनडीपी की बात करूं तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में यूएनडीपी की स्थापना की गई थी। एंड इनकी हेडक्वार्टर्स एकदम एग्जाम में छपता ही छपता है यूएनडीपी के हेडक्वार्टर्स। इनके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इतनी चीजें आप लोग। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, यूएनडीपी के नए उप प्रमुख कौन बने? हाउ। याद रखेंगे आप लोग। फिर मैंने बताया यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट मैंने बताया कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इनकी स्थापना 1964 में हुई थी। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है यूएनडीपी के? यूएनडीपी के अध्यक्ष है अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर है, याद रखिएगा। अचिम स्टेनर वर्तमान में यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं। कौन है? अचिम स्टेनर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो फर्स्ट होता है, जो लास्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो वीमेंस के तौर पर या फिर आपके पुरुष के तौर पर, या फिर कोई भी पहली इनिशिएटिव हो, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो यहाँ पर आपको बताना था कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? ये जिंद हरियाणा से शुरू करेगी। कहाँ से? जिंद हरियाणा से शुरू करेगी, याद रखेंगे आप लोग। अब मैंने यहाँ पर बोला है कि ये आपका बेसिकली जिंद हरियाणा से शुरू करेगी, लेकिन ये जिंद सोनीपत मार्ग पर आपकी ये ट्रेन आपकी चलने वाली है, जो कि आपकी क्या है? पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यू अपॉइंटमेंट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो रोहित जावा जी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। सो आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स याद है इस वीडियो के? याद है? मैं फिर से रिपीट करूं, हमने इस वीडियो में कौन कौन से अपॉइंटमेंट पढ़े? सबसे पहले मैंने बताया था डीसीजीआई, जो कि आपके कौन बने हैं? राजीव कुमार रघुवंशी जी। पीआईबी के नए महानिदेशक कौन बने? राजेश मल्होत्रा। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर, जो कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। उसके बाद मैंने आपको न्यू अपॉइंटमेंट क्या बताया है यहाँ पर? सबसे जो लास्ट में आपको दिख रहा है, रोहित जावा जी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए आपके एमडी और सीईओ रोहित जावा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का जो खिताब है, ये महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है। किसने? महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है। किसने? महाराष्ट्र आयरन मैन। आयोजन कहाँ पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान। आरसी से आप समझ जाइएगा राजस्थान, ठीक है। याद रखेंगे प्रीमियर हैंडबॉल जो लीग है 2023, इसका खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। सो इतनी चीजें अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी और यहाँ की भी सारी चीजें। अब हम बात करते हैं नोट की। नोट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो आईसीसी
पुरुष वनडे विश्व कप 2023 है, इसका मेजबान देश कौन होगा? तो इसका जो मेजबान देश है वो हमारा प्यारा भारत होगा। कौन होगा? हमारा प्यारा भारत होगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, नहीं तो आप लोग इसमें मिक्स कर दोगे, मुझे लग रहा है, बहुत डर लगता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप का ये कौन सा संस्करण था? तो ये आपका 13वां संस्करण था। कौन सा था? 13वां संस्करण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा कि 13वां आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 आपका बेसिकली आपका ये कहाँ पर मेजबान देश कौन सा होगा? तो हमारा प्यारा भारत इसका मेजबान देश होगा। किसका? आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 का मेजबान देश हमारा प्यारा भारत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 13वां आपने पढ़ लिया है, लेकिन एग्जामिनर इतना टेढ़ी बुद्धि का होता है, वो 13वां नहीं पूछता है, वो पूछ लेता है इनसे अगला वाला। अगला वाला पता है आपको कब होना है? अगला वाला होना है 2027 में। कल का तो पता नहीं, 2027 में पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे बोला जा रहा है 13वां। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 14वें की, कि आपका जो ये 14वां है ये आपका कहाँ पर आयोजित होगा और कब होगा? तो आपका ये 14 नंबर का आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप जो है ये 2027 में आयोजित होने वाला है। और ये कहाँ पर होगा? ये अफ्रीका में, आपका दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में, एंड आपका कहां पर? जिम्बाब्वे में। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर कि आपका 14वां आपका जो संस्करण है आपके पुरुष वनडे विश्व कप का 2027 में जो होगा ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 13वां और 14वां संस्करण को कंप्लीट किया है। 14वां संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, भला इसको चाहे भूल सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि आपका 14वां संस्करण 2027 में होगा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे में होगा। ठीक, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन होगा? जो कि 19वां संस्करण है आपका, 19वां फीफा अंडर 17 आपका विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन होगा? इंडोनेशिया होगा। कौन होगा? इंडोनेशिया होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपसे ग्रीस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ग्रीस के नए प्रधानमंत्री, नाम पढ़िए इनका जरा, क्यारिकोस मित्सोटाकिस बने हैं। कौन बने हैं? क्यारिकोस मित्सोटाकिस बने हैं। याद कैसे करें इनको? आप लोगों को पता है क्यारियां कब बनाई जाती हैं? क्यारियां आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली जब हमें सेपरेशन करना होता है इस तरीके से, सेपरेशन मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हमें यहाँ पर बैंगन लगाने हैं, दूसरा यहाँ पर हमें फूल लगाने हैं, यहाँ पर हमें मिर्ची लगानी है, यहाँ पर धनिया लगानी है, तो हम क्या करते हैं? सेपरेशन करना पड़ता है, तो हम क्यारियां बना देते हैं छोटी छोटी सी, इस तरीके से क्यारियां बना देते हैं। यहाँ पर बैंगन, यहाँ पर कुछ और लगा दिया, यहाँ पर कुछ और लगा दिया, यहाँ पर कुछ और लगा दिया, है ना। गाँव में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा हुआ है। बेसिकली जो क्यारियां हैं ये कहाँ पर बनाई जाती हैं? जहाँ ग्रीनरी होती है। कहाँ पर? जहाँ ग्रीनरी होती है वहीं पर हम क्यारियां बनाते हैं। कभी देखा है बंजर जमीन में क्यारियां बना रहे हैं? कभी नहीं देखा होगा। तो आपने देखा कि हाँ, क्यारियां हम कहाँ बनाएंगे? जहाँ ग्रीनरी होगी। अब उसी ग्रीनरी से आपको याद रखना है ग्रीस, ग्रीनरी से याद रखिएगा ग्रीस, और क्यारी से याद रखिएगा जो मैंने बताया वो। तो आपकी ग्रीनरी कहाँ होती है? आपकी क्यारियां कहाँ बनाई जाती हैं? जहाँ ग्रीनरी होती है। तो ग्रीस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस। कौन बने हैं? क्यारिकोस मित्सोटाकिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप भूल नहीं सकते कभी भी कि ग्रीस के नए हमारे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं क्यारिकोस मित्सोटाकिस। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, मैंने कैसे समझाया है। क्यारियां हम कहाँ बनाएंगे? जहाँ ग्रीनरी रहेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट पर जाने से पहले ग्रीस की तो चर्चा कर लें। ग्रीस है क्या? ग्रीस पता है इनकी कैपिटल कहाँ पर है? बेसिकली किस कॉन्टिनेंट में होता है? चलिए देखते हैं। अभी नहीं पता होगा तो भी कोई बात नहीं, वो पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आइए देखते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस, अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप में होता है। कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में आपकी एक आपका कंट्री है ये ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल की बात करूं तो ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है। कहाँ पर है? एथेंस इनकी कैपिटल है, याद रखिएगा एथेंस। मुद्रा आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैक्सिमम यूरोपियन जो कंट्रीज है इनकी जो मुद्रा होती है, यानी कि करेंसी जो होती है, वो आपकी क्या होती है? इनकी करेंसी मैक्सिमम की यूरो होती है। देखिए मैंने मैक्सिमम कहा, सभी की नहीं होती है, इस चीज को भी याद रख लीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो सब कुछ मामला। ठीक, तो याद रखिएगा ग्रीस आपका जो है, ग्रीस यूरोपियन कंट्री है। मैप जरूर देखते रहिएगा। एंड नेक्स्ट मैंने बताया है कि इनकी कैपिटल एथेंस है और इनकी करेंसी है आपकी यूरो, याद रखेंगे आप लोग।
नेक्स्ट आपका है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लेखक जो है रूपा पाई है। कौन है? रूपा पाई। कौन है? रूपा पाई। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर देखिए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसप्रीत सिंह बने। कौन? संजय जसजीत सिंह, सॉरी संजय जसजीत सिंह बने हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना जो है इनके नए उप प्रमुख के तौर पर संजय जसजीत सिंह बने हैं। कौन? संजय जसजीत सिंह। अब यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट आपने पढ़ लिया, तो फिर से अपॉइंटमेंट आपको रिपीट करना है। ऐसे ही याद होंगे, करंट अफेयर्स ऐसे याद नहीं होता है, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं। डीसीजीआई कौन बने हैं नए? राजीव कुमार रघुवंशी। पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। इसके बाद मैंने आपको बताया सीबीसी के नए आपके जो आयुक्त बने हैं वो कौन बने हैं? तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या बताया था? हाँ, ये बताया था रोहित जावा जी के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है इनके एमडी और सीईओ कौन बने? रोहित जावा जी बने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट बताया जो कि आपके प्रधानमंत्री के तौर पर क्यारिकोस मित्सोटाकिस। उसके बाद लास्ट मैंने बताया भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह बने हैं। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात आई है तो जरा देख लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना दिवस याद है आप लोगों को? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है पता है? 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे इतनी चीजें आप लोग कि बेसिकली आपका भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। सो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। बट जाने से पहले मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में फिर से बताऊंगी। आइए देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड, लास्ट में अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग 124 पर है, जारी करता एसडीएसएन। अब ये जो वर्ल्ड खुशहाली सूचकांक है पढ़ते तो आ रहे हैं वर्षों से, पर ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड खुशहाली सूचकांक है ये बेसिकली किस बेसिस पर दिया जाता है। क्या सब लोग ऐसे दांत चियारते रहेंगे ऐसे करके तो हम उनको वर्ल्ड खुशहाली सूचकांक में पहला स्थान देंगे? ना, जो वर्ल्ड खुशहाली सूचकांक होता है इसमें कुछ कारक पहले से निर्धारित हैं और इन्हीं कारकों के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। वो कौन से कारक हैं यानी कि फैक्टर्स हैं? उसमें सबसे पहले आता है आपका जीडीपी लेवल, ठीक है। क्या आता है? जीडीपी लेवल। वैसे तो देखिए पीसीएस जैसे एग्जाम जो होते हैं उनमें ये पूछा जाएगा, मैं पहले से बता देती हूँ। नॉर्मल एग्जाम में वो जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें नहीं पूछा जाएगा कभी भी, लेकिन पीसीएस में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें बेसिकली आपके कौन कौन से कारक हैं जिसके बेसिस पर रैंक प्रोवाइड की जाती है। तो ये है आपका जीडीपी लेवल। नेक्स्ट है आपका जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? मानव के जो आपका जो एक आयु होती है, एक आयु के बाद जो शेष बचे हुए वर्ष होते हैं, शेष बचे हुए वर्ष जो होते हैं उनका औसत होता है आपका जीवन प्रत्याशा, ठीक है। एक दी गई आयु के बाद शेष बचे हुए वर्षों का औसत होता है जीवन प्रत्याशा। क्या होता है जीवन प्रत्याशा? दी गई आयु के बाद शेष बचे हुए वर्षों के औसत को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ये जीवन प्रत्याशा है आपका एक कारक जिसके बेसिस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट है आपका जीवन विकल्प चुनने की आजादी। ये आजादी है जो कि आपका हट गया था मेरे से, आई एम सो सॉरी। याद रखिएगा यहाँ पर जीवन विकल्प चुनने की आजादी भी आपका एक कारक है। नेक्स्ट है आपका उदारता। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार की धारणा। सो ये कुछ कारक हैं, इन कारकों के बेसिस पर ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। सो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हो, एटलीस्ट जितने लोग आप लोग देखते हो उतने लोग तो लाइक कर ही दिया करिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।